इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। हमारे 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हम ऐसी बड़ी और श्रेष्ठतम हस्तियों के व्यक्तित्व पर, उनके महान व्यक्तित्व पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत है जिनके सम्मान में मैं इन लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलना चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलना चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलना चाहिए। आदरणीय बलजीत सिंह जी सलूजा साहब, शुरू करते हैं। मेरे पास बहुत से आपके पुराने लेटर हेड हैं जिनमें आप विभिन्न पदों पर रहे हैं। वो कौन सा दौर था सर? कॉलेज, सबसे पहले मैं आपसे चर्चा शुरू करूं, इसके पहले मैं इन्फॉर्म ह्यूमन को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने सफलतापूर्वक 2 साल पूरे किए और हम आशा करते हैं कि हम अगले 20 साल तक जैसे आप काम कर रहे हैं उससे और तेज गति से, उसके और तीव्रता से आप उसका काम करेंगे और जिसका समाज को आपने उठाने का बीड़ा उठाया है कि समाज की प्रत्येक प्रतिभा को खोज के निकालने का, तो हम आशा करते हैं कि ये आपका क्रम अनवरत जारी रहेगा। वो मैम है, आपका बहुत स्वागत है। आपकी यहाँ उपस्थिति हमारे लिए बहुत वंदनीय है। श्रीमती नीतू सलूजा मैम, बहुत अनुरोध के बाद एक ऐसी शख्सियत जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहती, जिनके फेसबुक के कोई आईडी नहीं है, जिनको बहुत संकोच है कि उनका कोई नाम नहीं चाहिए, लेकिन आज इन्फॉर्म ह्यूमन के विशेष अनुरोध पर, विशेष निवेदन पर इस इंटरव्यू में आप शामिल हुए, आपका बहुत धन्यवाद सर। और हम आशा करते हैं कि हम अगले 20 साल तक जैसे आप काम कर रहे हैं उससे और तेज गति से, उसके और तीव्रता से आप उसका काम करेंगे और जिसका समाज को आपने उठाने का बीड़ा उठाया है कि समाज की प्रत्येक प्रतिभा को खोज के निकालने का, तो हम आशा करते हैं कि ये आपका क्रम अनवरत जारी रहेगा। बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी बात पे आता हूँ। आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि छात्र जीवन का, तो मैं छात्र जीवन के अंदर जब मैं क्लास मिडिल में था 8, 9, 10, हमने NVO नंबर 1 में पढ़ाई करी है और उस टाइम भी मैं चुनाव लड़ा और मैं छात्र प्रतिनिधि के रूप में, उस टाइम छात्र प्रतिनिधि बड़ी महत्वपूर्ण पोस्ट होती थी, तो उसमें मैं चुना गया और मैंने वहाँ से सेवा शुरू करी और उसके बाद मैंने कॉलेज में प्रवेश लिया। मैंने साइंस BSc मैथमेटिक्स, फिजिक्स मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में प्रवेश लिया मैंने, और मैंने साथ में एक बीड़ा उठाया कि एक नेतागिरी करके एक नेतृत्व के गुण सीखे यहाँ से, क्योंकि कॉलेज ऐसी कक्षा होती है
कागज जैसी पाठशाला है जहाँ से हम अच्छाइयाँ सीखते हैं। तो वहाँ से हमने शुरुआत की कि हम अच्छाइयाँ कैसे सीख सकते हैं। उस समय में हमारे कॉलेज में कई प्रकार के मिक्स लोग होते थे, अच्छाइयाँ भी थी, बुराइयाँ भी थी। हमने बुराई को हटा कर अच्छाइयों को चुना। हमने छात्र जीवन में छात्रों की सेवा की, छात्राओं की सेवा की, उनकी फीस कैसे माफ़ हो सकती है और उनके अच्छे अच्छे काम जो गरीब छात्र छात्राएं को पुस्तकें कैसे मिल सकती हैं, लाइब्रेरी में सुविधा बढ़ाई जाए। मैम एक ही प्रश्न है आपसे कि सर जो इतना वो कुछ करते हैं कैसा लगता है आपको? अच्छा, सेवा करना तो अच्छा ही। सेवा करना अच्छा है, लेकिन आपको बहुत दिक्कत भी आती होगी क्योंकि चूंकि घर है, परिवार है, घर के भी बहुत सारे काम होते हैं। ऐसी स्थिति में आपको लगता नहीं कि सर लगातार एकदम काम करते जा रहे हैं? कैसे फेस करते हैं आप इसको? आपको उस दौर में सर कौन कौन से पदों के लिए चुनाव लड़ गए आपके दौर में? उस समय आपने वो अपने लेटर पेड देखे होंगे। मैंने मतलब स्पोर्ट्स सेक्रेटरी के पहले चुनाव होते थे। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हुआ, फिर साइंस सेक्रेटरी हुआ, उसके बाद में मुख्य सचिव बना, उसके बाद अध्यक्ष बना। और जब मैं मुख्य सचिव के पद में था, राष्ट्रीय एकता समिति, नेशनल इंटीग्रेटेड समिति पूरे भारत की थी, तो उसमें मेरे को देवास का जिले का कन्वीनर बनाया गया। और उस समय तत्कालीन उस समय में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। तो बिल्कुल सर, अब अपन उसी विषय पर पहुंचेंगे। मतलब मुझे लगता है कि जो आपका जो नेतृत्व की जो भीतर से जो प्यास थी, वो कॉलेज की जो छात्र जीवन है वहां से पूरी तरह से उछाल पर थी, मतलब एकदम ऊंचाई पर थी। और उस दिन में आपके हृदय में बहुत कुछ करने का जज्बा आ चुका था। हाँ, शिक्षा मिली वहाँ से शिक्षा हमारे गुरुओं से, हमारे जो बड़े अच्छे गुरु थे वो हमें समझाते थे कि देखो, इस राजनीति में इस प्रकार में कुछ भी नहीं है। अपन आप सेवा करो, समाज की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, शोषित और पीड़ित जनता की सेवा करोगे आगे जाके तो आपको बहुत ज़्यादा फल हो। वो संस्कार वहाँ से मिले। संस्कार वहाँ से हमारे गुरुओं से मिले, हमारे मेरी माता जी से मिले, मेरे पिताजी से मिले। फिर जब ये शुरुआत होती है सर, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पे जब हम अध्ययन करते हैं, पुराने अखबारों की कटिंग्स में देखता हूँ, तो एक बड़ा आंदोलन, एक अनशन को लेके पुरानी मेरे पास बहुत सारे उस दौर के अखबारों की कटिंग्स भी हैं जिनमें आपने मैडम के साथ एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा अनशन आपने किया था। वो समय क्या था और वो क्या अनशन था? मैं बहुत व्यथित था, 1 साल से मैं व्यथित था कि ये सब क्या हो रहा है। सिख कौम को हमारे गुरुओं ने हिंदू सैनिक माना है और हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारे ये आतंकवादी, मुट्ठी भर आतंकवादी सिख पूरी कौम को बदनाम कर रहे हैं। तो एक व्यथा थी, एक वेदना थी। और हम चाहते थे कि जो भी आतंकवादी हैं, सिख उनके साथ में नहीं है, सिख उनसे अलग है। कोई खालसा खालिस्तान इस टाइप की गंदी बातें सोच भी नहीं सकता। हम भारत की मिट्टी में पैदा हुए हैं और भारत की मिट्टी में मरना चाहते हैं। तो मेरे को व्यथा थी, वेदना थी। तो मैंने विशेष से चर्चा करी कि यार ये अपने कुछ करना चाहिए समाज के अंदर, अपने को आवाज़ उठाना चाहिए कि नहीं, आतंकवादी गलत हैं और हम जो है मतलब हमको उनके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। तो मेरी पत्नी ने सहर्ष मुझे स्वीकृति दी कि अपन दोनों अनशन पर बैठते हैं। वो समय कौन सा था सर? जी, किस दौर की बात है? मेरे ख्याल से 86 का ये है। तब मैडम ने भी 40 साल पहले की घटना है। मैम ने भी फिर स्वीकृति, मैडम ने भी, हमने दोनों ने अनशन चालू करा 9 बजे सुबह। तो सेकंड 9 बजे उठे और फिर मतलब उसमें काफ़ी जब स्टार्ट किया तो हम मुश्किल से 8-10 लोग थे। मतलब अब वो आपके वैवाहिक जीवन के शुरुआती समय की बात है? वैवाहिक जीवन मेरा उस टाइम में करीब 6 साल 80 में मेरी मैरिज हुई। 6-7 साल ही हुए? 6 साल, 5-6 साल चल रहा, एकदम युवा अवस्था का समय। हाँ, मतलब उस टाइम बहुत ज़्यादा युवा अवस्था थी जी। और मिसेस को भी थोड़ा सा वो लगा संकोच कि ऊपर कैसे सार्वजनिक स्थल पे बैठे, लेकिन उसने कोई वो नहीं करा और वो हमारे साथ बैठी देवास में। देवास के अंदर कलेक्टरेट के सामने टेंट लगा के हम बैठे। पहले दिन 6-7 लोग साथ में भी हैं? पहले दिन से मात्र 7-10 से लेकर 10 लोग हमारे साथ थे। लेकिन जब मैं विचार होता गया और जब हमने एक रजिस्टर रखा हुआ था, आप आइए अपने विचार रखिए, तो उन्होंने देखा कि तो सिख आज जो एक सिख युवक है
वो आतंकवाद के खिलाफ बोल रहा है। जो हमारी आवाज थी, जो हमको एक आक्रोश था सिखों के प्रति, ये सिख क्या कर रहे हैं, तो कहा कि आपने हमारी जो मुख बन के बैठे हुए थे, आपने उसको एक आवाज तो बहुत अच्छा लगा सभी मेरे भाइयों को। हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, हमको इसका विषय नहीं, हम सब एक हैं। फिर उस आवाज हम के भारत साथ की लोग संतान, इकट्ठे हम भारत की संतान हैं। हम हमारे हिंदू सिखों बांटो मत। पानी के अंदर अगर आप किसी पानी में लाठी मारोगे तो पानी अलग नहीं हो सकता। उस तरीके से कोई भी ताकत दुनिया की हिंदू और सिख को अलग नहीं कर सकती। पहली बात तो मुझे दुख होता है कि हिंदू सिख बोला जाता है, बात गलत है। हम हिंदू आर्मी हैं, हम हिंदू मतलब हम हिंदू ही हैं, आर्मी है, आर्मी हिंदू की आर्मी है। दुख होता है, हमें दुख होता है, इस शब्द से दुख होता है हमको। कोई आतंकवादियों ने, मुट्ठी भर आतंकवादियों ने बदनाम करा। आज स्वर्ण मंदिर में जाके बैठ गए, अंदर जाके बैठ गए, क्या उनका धर्म है ये वाला? तो एक आक्रोश था मेरे अंदर, उसने सही। उसके बाद देवास के हर नागरिक आके बैठा, सब जाति के लोगों का समर्थन मिला, देवास के सभी जो भी संस्थाएं थी उनका समर्थन मिला, और एक बनते बनते शाम तक बहुत बड़ा एक आंदोलन बन गया। बड़ा आंदोलन, हजारों लोग उसमें, हाँ, हजारों लोग उसमें इकट्ठे हो गए। सबने प्रशंसा करी, हम आपके साथ खड़े। हमने कहा नहीं, आप तो आतंकवादियों को मांग करें कि उनको सरेआम गोली छोड़ा दो, कोई जरूरत नहीं जेल में बंद करने की, कोई जरूरत नहीं इनको उस साथ में रहम करने की, सीधा गोली छोड़ाओ। इतने बड़े आंदोलन को उठाने की तब आपको भीतर से कोई भय नहीं था कि आपके साथ भी कुछ घट सकता है? जी, कोई ऐसा डर नहीं था आपके हृदय में? नहीं, डर क्या, वो तो आतंकवादी सब दूर फैले हुए, सभी डरा है कि आपको मार डालेंगे। आप सिखों के खिलाफ आवाज उठा रहे, सिख हो गए, आप सिखों के खिलाफ आवाज उठा रहे हो। डर क्या होता है जब आपको, जब हमारे इतने हिंदू भाई मारे जा रहे हैं, हमारे इतने सिख भाई मारे जा रहे हैं, सिख भी हमें मारे गए, उनको भी घर जाके उनको बोले नहीं आप हमारे साथ दो, तो जब मारे जा रहे हैं तो हमारी दो लोग मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा उसका? लेकिन फिर एक बड़ा आंदोलन हो गया था, हजारों लोग, सभी समाज के लोग, सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी समाज के लोग, मराठा, जाट, राजपूत, सभी समाज के लोग जुड़े और उन्होंने अपना आंदोलन को अपना आंदोलन बनाया। कितने दिन चला? 24 घंटे। अगले दिन अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें उसमें मैंने देखी हैं, कुछ छपी हुई थी। जी। फिर उसके बाद फिर बहुत जुलूस निकाला गया। अच्छा। उसमें मतलब हिंदू संत आए, शहर काजी आए, सारे धर्मों के लोग आए, और हमने एक शानदार मौन जुलूस निकाल के अंत में कलेक्टर को ज्ञापन दिया। तब आपकी जो सेवा का भाव था पूरी तरह से प्रबल हो चुका था। एक सामाजिक कोई संगठन भी था जिसमें आप किसी बड़े पद पर थे और उसके माध्यम से भी समाज सेवा करते? जी जी, नहीं, पद का तो सवाल ही था। ये तो एक समाज को जागृत करने की एक इच्छा थी, और हम उसमें ज्यादा तो नहीं, पर हाँ 10% सफल हुए, पर सफल हुए। हमारी आवाज को जनता की आवाज माना गया, सबसे बड़ी खुशी है। आपने समाज के लिए आवाज उठाई, शिक्षा के क्षेत्र में आपने काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, स्पोर्ट्स के मामले में आप कई पदों पर रहे, आप जेल में भी कुछ संगठन संचालित होते थे, उसमें भी किसी पद पर आप रहे। बहुमुखी व्यक्तित्व को समेटे हुए आप लगातार काम करते जा रहे थे। जी जी। फिर धीरे धीरे आप कॉलेज से आपके और आपका जो क्षेत्र था, कार्य क्षेत्र बढ़ा। यदि हम एजुकेशन की बात करें तो स्कूल की जो संस्थापना है, सलूजा हायर सेकेंडरी स्कूल, राइजिंग हायर सेकेंडरी स्कूल, इनकी कब संस्थापना हुई, ये कॉन्सेप्ट कब है? इसकी स्थापना सन 1998 में की गई, और जब हमने स्कूल स्टार्ट किया तो मात्र 18 बच्चे थे। 18 बच्चों से हमने स्कूल स्टार्ट किया, और फिर जब हमने अच्छी शिक्षा दी, हमने एक लड़कियों में कॉन्फिडेंस पैदा करने की कोशिश करी, तो हमारे पास में 900 से ऊपर की स्ट्रेंथ हो गई, और हमने काफ़ी अच्छे से काफ़ी शिक्षा दी। और लड़कियों को आत्मविश्वास कैसे रखना चाहिए, आप लड़कियां नहीं हो, आप भारत के बेटे हो, आप बेटियां नहीं हो, बेटे हो भारत के, और आपको भारत के लिए काम करना है, और आपको हर क्षेत्र में, हर विधा में आपको पारंगत होना है। और आपने किया? हमने हर कोशिश करी कि हम हर विधा में उनको पारंगत करें। आपने किया। ये जो दस्तावेज यहाँ रखे हुए हैं सर, ये बहुत
जी। कई सारे फोटोग्राफ्स हैं इसमें। जी जी उसमें मैं देखता हूँ कि सलूजा हायर सेकेंडरी स्कूल के कई सारे सांस्कृतिक आयोजन लगातार होते रहते जी, थे। जी। कई बड़ी हस्तियों को आप आमंत्रित करते थे जी। और बच्चियां हर क्षेत्र में आगे रहें इसके लिए आपके लगातार प्रयास होते थे। जी। कौन बड़ी हस्तियों को उस दौर में आपने आमंत्रित किया सर? कुछ ध्यान आता है? उस समय जैसे कलेक्टर साहब थे, 2-3 कलेक्टर हमारे इसमें आए। AK सिंह साहब थे और भी दूसरे कोई सेम कलेक्टर थे, वो भी आए। और तुकोजीराव पवार साहब महाराज साहब विधायक थे, वो महाराज साहब विधायक साहब आते थे। उन्होंने बहुत प्रशंसा करी स्कूल की और इस प्रकार के कई देवास के जो राय सिंह सेदव तभी अभी जिला अध्यक्ष हैं, वो भी वहाँ पे स्कूल में पधारे। सांस्कृतिक आयोजन भी होते अच्छा, थे, आयोजन में आते हेल्थ थे। शिविर भी लगवाते थे। जी, जी। आप बच्चों के लिए पूरा फोकस आपका ये रहता था, जिस तरह से हम इन दस्तावेजों में देखते हैं कि शिक्षा के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास पर आपका फोकस रहा हमेशा से। जी ये लगातार चलता रहा। जी फिर इसके बाद में यदि हम इस पक्ष को देखना शुरू करते हैं सर, जहाँ पे दृष्टिहीन कन्या छात्रावास की संस्थापना होती है। जी जी मैं कई बार मंचों से इस बात को उल्लेखित कर चुका हूँ। कई ऐसी छात्राएं हैं जिनका भविष्य आपके माध्यम से सफरा और आज जी। हिंदुस्तान की कई कोनों में वो बड़े पदों पर। जी दृष्टिहीन कन्या छात्रावास की शुरुआत कैसे हुई? सर 5-6 छात्राएं थी जी और तत्कालीन कलेक्टर थी, तो उसने बोला कि अपन ये इन बच्चों को आप देखो, आप मतलब मेरा उन्होंने सेवाएं देखी हुई, विवाद में चर्चा होती रहती थी उनसे। तो उन्होंने देवास के 3-4 लोगों को बोला कि आप सब जांचा देखो। हमारे पास में कोई अनुभव नहीं था, हमने कोई इस क्षेत्र में कार्य नहीं करा था, लेकिन मेरे को माँ टेरेसा की, मदर टेरेसा की बहुत सारी मतलब बातें याद आती थी समाज सेवा को लेके। वो कभी जाती थी बस्ती में किसी गरीब को, जो गरीब उठा के ले आती थी, जो गरीब के हाथ पाँव पिघल रहे हैं, तो बर्बाद हो रहा है, उसको उठा के ला के सेवा करना, अच्छा बनाना। ऐसे मैंने कई घटनाएं मदर टेरेसा से सुनी थी। तो उस घटना से प्रभावित होकर हमने सबने मिलकर हाँ करी और एक कच्ची खोली किराए पे ली। उस कच्ची बड़े बड़े बाजार में खोली थी। कई लोग जो पुराने वो जानते हैं। जी सर। 6 बच्चियों से कच्ची खोली में स्कूल शुरुआत की और उस खोली में भी पानी टपकता था और उनके भोजन का भी कोई प्रबंध नहीं था, लेकिन फिर भी ईश्वर की दया से किसी प्रकार से भी हमने भोजन का प्रबंध करवाया और वहीं पे उसी खोली में 12 बालिकाएं हो गई। अब हमें भवन की बहुत सख्त आवश्यकता थी, तो हमने कलेक्टर से अनुरोध किया कि हमें आप ज़मीन दो, तो उन्होंने हमें ज़मीन अलॉट कर दी और ज़मीन अलॉट करने के बाद में फिर हमने बीड़ा उठाया कि हम इस बिल्डिंग को बनाएंगे। हम पूरे देवास में कई बार घूमे, उनको सारी बातें बताई और किसी प्रकार से हमने वो एक छोटा सा भवन उस टाइम करीब 2000 स्क्वायर फीट का निर्मित कर लिया और हमने सन 86 में हमने वो उसको हमारे उस भवन में लिया है। उसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री मोतीलाल जी वोरा ने करा। साथ में उनके लोकसभा के अध्यक्ष PS संगमा थे, उनको भी हमने कॉल किया था, तो वो भी दिल्ली से पधारे। इस प्रकार से हमने भरा और मोतीलाल जी वोरा ने वो काफ़ी हमें सहयोग करा कि आपको जितना पैसा चाहिए पैसा लो, इन बालिकाओं की सुरक्षा, इन बालिकाओं की शिक्षा, इन बालिकाओं का स्वास्थ्य, सब पे आपको ध्यान देना है। तो उन्होंने हमें जो फंड दिया, उस फंड से और आगे बढ़े, बिल्डिंग को पूरा करके हमें करीब 4500 स्क्वायर फीट बिल्डिंग कर दी। अब हमारे पास बालिकाएं 25 बालिकाएं हो गई, लेकिन हमारे पास में जो बेडरूम थे बच्चियों के, हमने छात्रावास बनाया था, तो उस बेडरूम के अंदर ही छात्राएं पढ़ती थी। वो बेडरूम में छात्राएं बेचारी अपनी बैग लेके आती, वहीं सोती थी। हमें और लगता था कि ये बेडरूम में क्लासरूम नहीं है। हमें कोई जो कमी थी वो खलती थी, अखरती थी कि नहीं, इनके लिए अलग से एक विद्यालय की व्यवस्था होना चाहिए। तो देवास के आप सभी नागरिकों की ओर से फिर हमने भवन चालू करा। हमारे पास उस टाइम मात्र 9000 रुपये थे, लेकिन हमने डेली निकलते थे डोनेशन के लिए 5-6 परिवार, और हम जाके करते, लेकिन हमें कहीं से 21 मिले, कहीं से 101 मिले, जो कि बिल्कुल पर्याप्त नहीं थी। तो अचानक माँ चामुंडा की मदद से एक योग हमारे पास में आया
पूरा उसका झोला नोटों से भरा हुआ था, करीब 40,000 रुपये लेके आया था वो। उसने बोला साहब कि माँ चामुंडा ने बोला कि तुम्हारे जितने पैसे हैं वहाँ जाके स्कूल में जमा करवा दे। अच्छा। ये सत्य घटना है ये वाली। वो कैसे दागा नाम के व्यक्ति थे, अभी भी उनके भाई यहाँ पे हैं, जीवित हैं, वो ही है। तो उन्होंने सारे पैसे भोले में से निकाल के जितनी सेलर थी उनकी सब उन्होंने वहाँ जमा करवा दी और एक निवेदन करा कि आप कभी हमारा नाम घोषणा मत करना। माँ ने मना करा है। हमने बोला नहीं, हमें रसीद काटना पड़ेगी, हम बिना रसीद के कोई काम नहीं करते हैं। तो क्या क्या हम रसीद काटना है तो माँ चामुंडा के नाम से रसीद काट दो। उसके बाद हम जब निकले तो कोई मिट्टी दे रहा है ट्रक, कोई रेती दे रहा है, कोई सीमेंट दे रहा है। मतलब माँ की कृपा, माँ चामुंडा की कृपा ऐसी बरसी कि वो माँ चामुंडा ने बहुत बुरा करा। माँ चामुंडा ने नोट प्रेस के लोग निकले, घर से बाहर निकले और उन्होंने हमें उस जमाने में 91,000 रुपये का चेक दिया नोट प्रेस से इकट्ठे करके। तो किसकी कृपा है ये? कोई हमने कुछ नहीं करा भवन बनाने के अंदर, ये सब माँ चामुंडा ने तो उनका था, उनकी बेटियां उनकी, उन्होंने उनकी सहायता उन्होंने करी, उन्होंने बिल्डिंग बना के दी। तो हमारे पास में एक भवन और 4,000 रुपया तैयार हो गया। तो उसमें सारी कक्षाएं अलग अलग लगती रही और इस प्रकार से हमारा एक परिपूर्ण हो गया और लड़कियां संख्या बढ़ के 50 हो गई। उसके बाद हमारे पास एक जमीन और पड़ी हुई थी, करीब 1 एकड़ जमीन थी, उसको कब्जा नहीं कर ले। तो हमने काफ़ी लिखा पढ़ी करी और फॉरेन के एक अपने US के एक बहुत बड़े उद्योगपति से हमने देवास आते थे, उनकी फैक्ट्री थी अपने STS टाटा होलसेल। तो हमने उनसे मदद मांगी, उन्होंने कहा पूरा भवन हम बना के देंगे। कहा आप जितने पैसे चाहिए पैसे ले लो। हमने कहा साहब हमें धन की आवश्यकता नहीं है, हमें आप भवन बना दो। तो उन्होंने उस जमाने में 40 लाख में हमको भवन बना के दिया, बहुत बड़ा एक, और साथ में पूरी बाउंड्री वॉल करवा दी। तो ये सब ईश्वर की कृपा से हुआ। आप सब देवास के नागरिकों को अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने सेवा करी। हम तो निमित्त मात्र हैं। इतने सारे उपलब्धियां हैं, इतनी बड़े बड़े आपने कैंपेन चलाए। जी जी। कई बड़ी हस्तियों को आपने अलग अलग विषयों पर, अलग अलग मंचों पर आमंत्रित किया। जी। हर पार्टी के बड़े पदाधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से सलूजा साहब जुड़े रहे। जी। आपका कभी मन नहीं हुआ कि आप राजनीति में आ जाएं? राजनीति में एक बार मुझे काफ़ी लोगों ने बुलाया और कांग्रेस में मुझे लिया, और मैं जब थोड़ा अंदर गया उसमें देखा राजनीति 6 महीने, तो मुझे बहुत ही अच्छा नहीं लगा पूरा, कि जो एक शांति, जो संतोष आज वो ब्लाइंड लड़कियों की सेवा में मिलता है, वो राजनीति में बिल्कुल नहीं मिल सकता। तो मैंने कसम खा ली कि राजनीति में कभी नहीं करूँगा। और जो सेवा आप करते रहे उसमें मैडम का कितना सहयोग मिला? मैडम का सहयोग नहीं होता था आज मैं कुछ काम नहीं कर सकता था। सारा सहयोग ही मैडम का रहता है। एक पत्नी जो होती है वो कंधे से कंधा मिला के अगर नहीं चल सकती तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। मेरे लिए जो कुछ भी मैंने सेवाएं दी हैं उसमें मेरी पत्नी नीतू सलूजा का बहुत बड़ा हाथ है। मैं उसका धन्यवाद प्रेषित करता हूँ उसको कि उसने मेरे साथ इतना साथ दिया और अभी भी साथ दे रही है। जब आपसे बातचीत होती है आप कहते हैं देवास मेरी माँ है, देवास की माँ, देवास की मिट्टी, वो देवास की मिट्टी पैदा हुआ है, वो चामुंडा मेरी माँ है। चामुंडा तो आप निश्चित तौर से हम सब की माँ है। तमाम कलेक्टर्स, कई IAPS IAS अधिकारी को आप आमंत्रित करते रहे और वो आपसे जब भी आए आपसे पारिवारिक तौर पे जुड़ते चले गए। आपने इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह जी के बहुत सारे फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं, वो पहुंचे। ऋषभ गुप्ता जी के भी आपसे लगातार संपर्क में रहे। कितने कलेक्टर अवश्य जो भी देवास में 40 साल में कलेक्टर आए हैं, सभी कलेक्टरों ने विजिट किया है और उनका जुड़ने का कारण एकमात्र यही है कि वहाँ पे उन्होंने सच्ची सेवाएं देखी और कई बार भावुक होकर अपने आंखों से आंसू निकले उनके कि ये सेवा हो रही जो है रही। एक सच्ची सेवा, एक ईमानदारी की सेवा, एक ईमानदारी से 1-1 रुपए का हिसाब रखना। और इतनी साल से संस्था 50 साल पूरे हो रहे हैं, इतने लंबे समय तक संस्था चलाना,
ये सब ईश्वर कर सकता है, ये इंसान के बस की बात नहीं। एक बड़े व्यक्तित्व की ये कहानी है जिसको हम जितना गहराई में जाते जाएंगे उतनी बातें और निकलती जाएंगी। मुझे लगता है ये एक ऐसा विषय है जो अपने आप में बहुत गहन है। एक ऐसा विराट व्यक्तित्व है आदरणीय सलूजा साहब, जिनके व्यक्तित्व के एक एक विषय को, एक एक पहलू को समेटने में एक बहुत लंबा वक्त लगता है। कई सारी बातचीत के बावजूद भी ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें अधूरी छूट गई हैं। जिस तरह से मैंने इन पंक्तियों से शुरुआत की थी सर, कि जो आपने समाज में लोगों के बीच में एक जज्बा, लोगों के हृदय में एक जो सेवा का भाव है उसको जगाने के लिए जो आपने आग लगाने के लिए जो शुरुआत की, वो एक बड़ा अभियान बनता चला गया। और आज बलजीत सिंह जी सलूजा साहब एक विराट व्यक्तित्व के तौर पर जाने जाते हैं। आपकी जो सेवा का भाव है वो बहुत अनुकरणीय है। आज आपने हमें समय दिया। बहुत एक मिनट इस विषय पे बोलना चाहूँगा जी। आपने जो मेरे व्यक्तित्व के बारे में प्रशंसा कर रहे हो, तो मैं श्रीमान व्यास जी से निवेदन करता हूँ कि मेरा कोई विराट व्यक्तित्व नहीं है। मैं बहुत जमीन और धरती का आदमी हूँ। अगर मेरे पीछे किसी का हाथ है, अगर मेरे पीछे कोई बैठा है, तो अब इस समय मैं हनुमान जी को मानता हूँ। ये सारा कार्य वो संपादित करवा रहे हैं, तो वो उनको किससे करवाना है, ईश्वर किससे सेवा लेता है वो जानते हैं। बाकी मेरे पीछे मेरा कोई व्यक्तित्व नहीं है, मेरे खुद की कोई आवाज़ नहीं है। आज जो भी बोल रहा हूँ वो हनुमान जी की कृपा, राम जी की कृपा से बोल रहा हूँ। बातचीत जब हम शुभारंभ कर रहे थे तब भारत पाक युद्ध के विषय में भी आपने शुरुआत की थी और हमने कहा था कि हम इस पे आगे बात करेंगे जी। वो दौर क्या था और किस तरह का माहौल था सर? कोई युद्ध का माहौल नहीं था। अचानक पाकिस्तान ने रातों रात हमारे करीब 10 शहरों पे हमला कर दिया और सारे मतलब हवाई अटैक कर दिए। उस समय भारत को पता भी नहीं था कि युद्ध होने जा रहा है। लेकिन तत्कालीन जो भारतीय प्रधानमंत्री थे उन्होंने बहुत ही तत्परता से युद्ध को लड़ा और युद्ध को जीतने की पोजीशन पे लेके आए। तो हमारा छात्रावास के छात्रों का कर्तव्य बनता था कि हम भी उसमें कुछ करें। तब आप राष्ट्रीय एकता समिति में मुख्य सचिव थे जी। और आज आप मेरे हाथ में एक कागज है जो बहुत पुराना है, पैम्फलेट है, पूरा भाषण है मेरा, इसमें आपका पूरा भाषण है जी। मैं निवेदन करूंगा सर आपसे कि पूरे भाषण की जो शुरुआत इन पंक्तियों से हो रही है उसको आप स्वयं पढ़ें जैसे आपका आज्ञा। जो उस भाषण की शुरुआत है सर। इस भाषण की शुरुआत हुई थी, ये पूरा भाषण एक रोंगटे खड़े करने वाला भाषण था और हमने शुरुआत करी थी, फिर दुश्मनों के इरादों पे पानी, फिरे दुश्मनों के इरादे पे पानी, चलो हिंद सागर से लेकर रवानी, तुम आज इस कदर दे दो सुर्खी लहू की कि घबरा के खुद रुख बदल दे कहानी। बड़ो सनसनाते हुए तीर बनकर, चलो आज भारत की शमशीर बनकर, चलो आज भारत की शमशीर बनकर। बहुत शानदार। ये जुलूस निकला करीब देवास के अंदर थे, 15-16 छात्राएं थे, पूरा ग्रुप का नेतृत्व था, कलेक्टर हमारे साथ भी के भद्र कलेक्टर थे, वो हमारे साथ चले और कई नागरिक जुड़ते गए और एक लंबा जुलूस बना। और इस भाषण के अंत में फिर 2 लाइनें बोली गई, वो मैं पढ़ के आपका आज्ञा सुना। बिल्कुल सर, स्वागत। सितमगर की लाशों पे लाशें बिछा दो, सितमगर की लाशों पे लाशें बिछा दो, नई एक सीमा की दीवार उठा दो। इतने दुश्मनों को काट के मार डालो कि वो एक दीवार बना दो उनकी। उठो आज गंगा की इस्मत की खातिर, उठो आज गंगा की इस्मत की खातिर, लहू की नई एक गंगा बहा दो, लहू की एक नई गंगा बहा दो। न काम आए माँ के तो संतान कैसी, न काम आए माँ के तो संतान कैसी, अगर आन जाए तो फिर जान कैसी, अगर आन जाए तो फिर जान कैसी। इस प्रकार से बहुत ही ओजस्वी और उस समय में बहुत अच्छा भाषण दिया गया और काफ़ी लोगों ने इसके सराहना करी
वो शानदार एक जुलूस निकला और जिसमें कोई भी किसी प्रकार की जातीय भेद नहीं करा और हमने कहा वो शानदार जुलूस निकाला। और ये मैं हमारे पूरे कॉलेज जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। आदरणीय सलूजा साहब, अभी हमने आपके पिछले जो उद्देश्य थे, जो लक्ष्य थे, राजनीतिक बातें की, हमने दृष्टिहीन छात्रावास के विषय में बात की। बावजूद जिस ऊंचाई से आपने समाज सेवा के कार्य करे, ऐसे ही बिजनेस में भी आपने उतनी ही ऊंचाइयां हासिल की। आज इस जगह पर हम खड़े हुए हैं जिसमें आप बता रहे हैं कि ये सलूजा रेसिडेंसी जी करके एक कोई प्रोजेक्ट आप लेकर आए हैं। इस प्रोजेक्ट के विषय में थोड़ा सा ये प्रोजेक्ट में एक ये जो पूरी जो ज़मीन है 25,000 स्क्वायर फीट है जिसमें प्रोजेक्ट आ रहा है और इसमें सब पार्क और सब रोड को काटने के बाद में 10,000 स्क्वायर फीट शुद्ध एरिया बचता है। तो इसमें G+3 मल्टी बना है। अच्छा, तो वो करीब 40,000 फुट का एरिया कंस्ट्रक्शन में जाएगा। तो इसका काम शुरू हो गया है? काम अभी टाउन कंडी प्लानिंग में गया हुआ है। अच्छा, हाँ, जैसे हम सारा अप्रूव हो जाएगा फिर काम की इसमें चालू हो जाएगा। तो ये एक शहर के लिए एक बड़ी सौगात है। हाँ, निश्चित रूप से अपने रिवाज सेंटर में हैं तो शहर के लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे उनको सुविधाएं और बिल्डिंग उपलब्ध करवाएं। तो देवास के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट जो एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है, जिस पे सलूजा साहब से हमने बात की। सर आगे चलेंगे। आगे स्कूल भी चल रहा है यहाँ पर। स्कूल के विषय में हम बता दें। जी, हमारा अभी यहाँ पे ओशन इंटरनेशनल स्कूल चल रहा है, तो इसमें करीब 800 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं और छात्र छात्राएं दोनों हैं इसके अंदर। और काफ़ी कम समय में स्कूल ने काफ़ी अच्छा नाम कमाया। और आगे आप चलेंगे तो सारे फ़ोटो तो जो फर्स्ट आए हैं पूरे, तो सारे फ़ोटो आपको देखने को मिले।
सलूजा साहब से जिस तरह से हम जो उनके पूरे व्यक्तित्व पर वो जो शख्सियत है, उनकी पूरी जो यात्रा है अभी तक की, उस पर हम एक लघु फिल्म तैयार कर रहे हैं। उनके तमाम व्यक्तित्व पे विभिन्न विषयों पर बातचीत के बाद जब हमने अभी कॉलोनी का जो एक बहुत खूबसूरत सा प्रोजेक्ट आप लेके आने वाले हैं उस पर बात हुई। अब इस समय हम आपके जो एक शिक्षा का नवाचार है, एजुकेशन का, उसमें हम उस कार्यालय में बैठे हुए हैं। सर, इस स्कूल की संस्थापना कब हुई? इसकी स्थापना सन 1998 में हुई। तब क्या नाम था इसका? सलूजा गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा। तो ये उस टाइम सिर्फ गर्ल्स के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल था। तो काफ़ी पेरेंट्स की मांग थी कि हमारे बच्चे भी हैं, लड़के भी हैं, और आप इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हो। काफ़ी लड़कियों को हमने आत्मविश्वास सिखाया, हर तरीके का उनको विधाएं सिखाई, और जिस प्रकार से उनमें आत्मविश्वास पैदा हुआ और आज बड़े बड़े पदों पे काम कर रही हैं। तो उसके बाद उनके पेरेंट्स ने बोला कि साहब बच्चों को, लड़कों को भी यहाँ पे शिक्षा मिले, हम चाहते हैं। फिर हमने उसके हिसाब से उसका नाम चेंज करके ओशन इंटरनेशनल स्कूल रखा, और उसका पूरा जो स्ट्रक्चर था एजुकेशन का चेंज करा, और बालकों को, छात्रों को भी दिया गया। अब ये कोएड एजुकेशन, यहाँ पे कोएड एजुकेशन दी जाती है। अभी कितने बच्चे हैं? अभी लगभग 800 बच्चे अध्ययन करते हैं। और बाहर परिसर में बहुत सारे बच्चों की, टॉपर्स बच्चों की सूची लगी हुई है। ये हर साल के टॉपर्स बच्चे जी। ये शुरू से हर साल यहाँ तय है कि बच्चे टॉप सूची में शामिल होते हैं? जो शामिल होते हैं, और अपने स्कूल के लिए और अपने खास करके पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात होती है कि उनका बच्चा टॉपर आता है और एक अच्छा स्थान प्राप्त करता है, एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करता है। तो ये जो एजुकेशन का जो एक बड़ा सेंटर है, यहाँ पे शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की शिक्षा भी दी जाती है। जिस तरह से सलूजा साहब का व्यक्तित्व है और उनकी जो सोच है कि जीवन में शिक्षा के साथ साथ संस्कार, संस्कृति भी बहुत ज़रूरी है, ऐसे बच्चे यहाँ पर संभाले जा रहे हैं। अब हम एक अगली विषय पर बातचीत करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आदरणीय बलजीत सिंह जी सलूजा साहब के व्यक्तित्व पर ये शॉर्ट फिल्म, जिस पे हमने उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को जाना। अब हम निवेदन करेंगे आदरणीय सलूजा साहब से कि एक शहर की बड़ी शख्सियत होने के नाते और जो अनुभव आपने अपने जीवन में सीखा, जैसे आप अपनी बातचीत में कहते हैं कि पहला चुनाव मैंने बहुत शानदार तरीके से हारा, और उसके बाद आप कहते हैं कि फिर उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। ये युवाओं के लिए एक बड़ा उदाहरण है कि जब हमारे जीवन में हमारी इच्छा के अनुरूप यदि परिणाम ना आए तो उनसे निराश होने की बजाय उनसे जिस तरह से आपने उन हार की समीक्षा की और फिर 11 चुनाव लगातार आपने जीते, ये समीक्षाएं हैं कि हम यदि हारे तो हम अपनी समीक्षाएं करेंगे कहाँ हारे हैं। सर, इस तरह का एक संदेश युवाओं के लिए कि वो युवा कैसे अपने जीवन को संभालें, कैसे आगे बढ़ें। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष, और अगर जीवन में सफलता हासिल करना है तो आपको एक एक सीढ़ी पार करना पड़ेगी। लाइफ की एक एक हर्डल्स, एक एक कठिनाई जो जीवन में आती है, जो कि हमारे पिताजी, हमारे माताजी और हमारे फोर फादर्स देख चुके हैं, तो हमको उनसे गुजर के हमें खूब मेहनत करना चाहिए। 84 में दुर्भाग्यवश मेरा पूरा विजय चला दिया गया। 84 की जो राइट्स हुए थे तो उसमें
पूरा मेरा बिजनेस ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन हम कभी थके नहीं, हम गिरे ज़रूर, लेकिन फिर उठे, फिर मेहनत करी, फिर पसीना बहाया और अपने स्तर को धीरे धीरे फिर आज यहाँ तक लेके आए। तो जीवन मेरे सब योग भाइयों का, मेरे छात्र छात्राओं का और मेरे सभी का एक ही मेरा सबसे निवेदन है कि प्लीज़ लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है। निरंतर सफलता के लिए, निरंतर कामयाबी के लिए निरंतर तरीके से मेहनत कीजिए, पूरे एफर्ट्स करिए, प्रयास कीजिए। अगर आप असफल होते हैं तो हारिए मत, उन असफलताओं को दूर करते हुए नई ऊंचाइयाँ छुएं। बहुत धन्यवाद। नई ऊंचाइयाँ छुएं, जीवन में कठिनाइयाँ आए, असफल हों तो उनसे घबराइए मत, आगे बढ़िए। और सबसे महत्वपूर्ण जो मंत्र है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, लगातार जीवन में संघर्ष करते रहिए। ऐसे महान व्यक्तित्व से बातचीत करके और आपके व्यक्तित्व के बहुत से पहलुओं जानकर, बिंदुओं को जानकर, आपके जो अनुभव है उनको जानकर निश्चित तौर से समाज लाभान्वित होगा। और आज आपने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा अंत में कि जो राजेश व्यास जी का जो व्यक्तित्व है और राजेश व्यास जी जिस तरीके से समाज के प्रत्येक पहलुओं को छूते हैं और जगह जगह जाके इसी प्रतिभाएं खोज के और उनको देवास के अंदर एक मंच देते हैं, तो मैं और हमारे देवास के नागरिकों की ओर से मैं इनका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, प्रेषित करता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले वर्षों में ये इस प्रकार की सफलताएं हासिल करेंगे, ये ईश्वर और भगवान ही जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।